नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 36। इससे पहले हम लोगों ने पूरे 1 से लेकर 35 सेट देखे विस्तार के साथ। उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 36। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। तो मंगल जोवियन ग्रह नहीं है। बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि, ये चारों हमारे जोवियन ग्रह के अंतर्गत आते हैं। जोवियन ग्रह, इसकी संरचना लगभग बृहस्पति के समान होती है। किस ग्रह के समान? बृहस्पति ग्रह के समान। वहीं पार्थिव ग्रह जिनकी संरचना लगभग पृथ्वी के समान होती है। तो ये होते कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये चार को हम लोग पार्थिव ग्रह के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा, चलिए आप लोग बताएं सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह हम लोग जानते हैं बृहस्पति ग्रह। वहीं सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह। वहीं सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह। वहीं बात करें लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और भोर का तारा और सुबह का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। तो आप लोग बताएं हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। चलिए, और सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। बिग बैंग होता है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किसके उत्पत्ति के संबंधित? ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है। और ये दिया किसने था? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। चलिए आप लोग बताएं सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर। वहीं आप लोग बताएं सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सतह का तो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, कोयला निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं कोयला अवसादी सेल के उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी। अवसादी सेल के अंतर्गत बलुआ पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टानें आती हैं। वहीं अग्नाशय सेल की बात करें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, ये अग्नाशय चट्टान के अंतर्गत है। वहीं कायांतरित चट्टान क्या होती है? तो जो अग्नाशय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्माण होते हैं। नीस, शिस्ट, ग्रेफाइट, संगमरमर, ये सारे कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। तो वायुमंडल में हीलियम कितना प्रतिशत है? तो देख लेते हैं। हीलियम है 0.005%। चलिए देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78.8%। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95%। वहीं बात करें ऑर्गन की तो ऑर्गन है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.002%। वहीं बात करें हीलियम तो देख लिए हम लोग हीलियम 0.005%। और वहीं बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 0.00005% है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, सारगेसो सागर किस महासागर का भाग है? तो हम लोग जानते हैं सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। कौन महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर है। सारगेसो सागर, इसको सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने देखा था। स्पेन के नाविकों ने देखा। और इसका नामांकन जो हुआ है, इसका नामांकन पुर्तगाली भाषा के आधार पर हुआ। पुर्तगाली भाषा में इसे सारगेसम कहा गया। सारगेसम कहते हैं। सारगेसम का मतलब होता है जड़ विहीन घास, जिसमें जड़ नहीं हो, जड़ विहीन घास। चलिए आप लोग बताएं सारगेसो सागर का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो 11,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर सारगेसो सागर का लगभग क्षेत्रफल होता है।
अच्छा, इसका औसत तापमान, इसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर सर्गेसो सागर में एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसे हम लोग महासागरीय मरुस्थल के रूप में जानते हैं, महासागरीय मरुस्थल के रूप में जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी काई से अलग करता है, मालदीव को मिनी काई को। वहीं 9 डिग्री की बात करें, ये कवरत्ती को मिनी काई से अलग करता है, कवरत्ती को मिनी काई से अलग करता है। वहीं हम लोग बात करें मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। किससे? श्रीलंका से अलग करता है। वहीं आप बताएं दक्कन पास, दक्कन पास किसके मध्य है? तो दक्षिणी अंडमान, ये एग्जाम में आता है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच, और लघु अंडमान के बीच है दक्कन पास। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। चलिए घाटी की बात आई तो कुछ प्रमुख घाटियां जान लेते हैं। मरखा घाटी कहाँ है? ये लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। वहीं बात करें सांगला घाटी, सांगला घाटी ये किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में। वहीं नेलांग घाटी की बात करें, नेलांग घाटी ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और जूकू घाटी, जूकू घाटी ये नागालैंड में। कहाँ है? ये नागालैंड में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? तो ये गोदावरी नदी पर स्थापित की गई। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। वहीं पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है। कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना है। बात करें ताप्ती नदी पर, तो ताप्ती नदी पर दो परियोजनाएं हैं, एक उकाई परियोजना और एक काकरपार परियोजना, चाहे काकरापारा परियोजना। ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। आप लोग बताएं तुलबुल परियोजना किस नदी पर? तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। वहीं सलाल और दुलहस्ती परियोजना, सलाल और दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान टंगस्टन, टंगस्टन, चांदी, जस्ता ये सब में उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। वहीं उड़ीसा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा बॉक्साइट और मैग्नीज, बॉक्साइट और मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। कर्नाटक की बात करें तो यह लौह अयस्क और सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश जो दिए हैं अधिकतर प्राकृत भाषा में दिया। ऑप्शन नंबर बी, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। बात करें महावीर का तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो जात्रिक कुल के थे। किस कुल के? जात्रिक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। वहीं बात करें पत्नी का तो पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा था। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से 30 वर्ष की आयु में आज्ञा लेकर घर से निकले थे और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए आप लोग बताएं कि जैन धर्म का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इनका प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल। कौन था? महावीर का जामिल था। वहीं बात करें प्रथम जैन भिक्षुनी, प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो ये थी चंपा। कौन थी? चंपा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
वहीं प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान सातवाहन की राजधानी थी। किन की राजधानी थी? सातवाहन की राजधानी थी। बात करें राजगृह, तो ये हर्यक वंश, ये हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। वहीं वैशाली, तो ये महाजनपद वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा आप लोग बताएं, इसी में प्रश्न है चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। ऑप्शन नंबर बी, महामेघवाहन था। वहीं बात करें सिमुक, तो सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? सातवाहन वंश के संस्थापक। वसुदेव या कण्व वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? कण्व वंश के संस्थापक थे। वहीं बात करें खारवेल, खारवेल महारट्टा वंश के संस्थापक थे। महारट्टा वंश के संस्थापक थे। वहीं बात करें गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में हुन वंश का प्रथम आक्रमण हुआ था। अच्छा चलिए देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। महाराज धीराज की उपाधि धारण की। वहीं और इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यह 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था। वहीं बात करें समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को हम लोग अश्वमेघ कर्ता, परम भागवत और कविराज के रूप में जानते हैं। किसके? कविराज के रूप में जानते हैं। और यह 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो हम लोग जानते हैं 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में। इन्होंने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। प्रथम आक्रमण इनका था 1000 ईस्वी में। कब किया था? 1000 ईस्वी में। यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था मोहम्मद गजनबी। कौन था? मोहम्मद गजनबी था। इसके साथ कुछ विद्वान आए थे। कौन कौन आए थे? अल बरूनी, उत्वी, फिरदौसी, ये सब किसके साथ आए थे? तो ये सब आए थे मोहम्मद गजनबी के साथ। इनका अंतिम आक्रमण कब था? तो इनका अंतिम आक्रमण पूछ देता है 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। ये जब लूट के जाते थे तो जाट लोग इससे रास्ते में माल इनसे भी लूट लेते थे। तो अंतिम युद्ध उन्होंने किसके खिलाफ लड़ा था? जाटों के विरुद्ध लड़ा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है वो उसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ और इनकी राजधानी थी लाहौर। इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर इनकी राजधानी थी। इन्होंने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किया और यह जो है गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो ये किसने नहीं लिया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत का ये शासक सिकंदर लोदी खम्स होता क्या था? तो लूट का माल को खम्स कहा जाता था। उसमें यह हिस्सा नहीं लेता था। बाकी जितने शासक थे लगभग सबने लूट के माल में अपना हिस्सा लिया। ज़्यादातर शासकों ने 4/5 यानी 5 में 4 हिस्सा शासक लेते थे। बाकी सैनिकों और उसे लूटने वाले कर्मियों में बांटा जाता था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। और पुनः हुमायूं शासक बना था 1555 ईस्वी में। यह किसके? मुगल और अफगानों के बीच हुआ था। मुगल और
अफगानों के बीच। मुगल का सेनापति था बैरम खां, और वहीं अफगान का सेनापति सिकंदर सूर था। कौन था? सिकंदर सूर था, जिसमें सिकंदर सूर हार गया था और ये मुगल जीत गए थे। वहीं बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में, हार गया था शेर शाह से। वहीं इन्होंने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था 1540 में, इसमें भी हुमायूं से हार गया था। और इन्होंने देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पंचतंत्र का अनवारे सुलेही नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था अली बेज ने, हुसैन इब्न अली बेज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा यानी अकबर की जीवनी का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। वहीं बात करें इब्राहिम सरहिंदी ने अर्थववेद का फारसी में अनुवाद किया था। अर्थववेद का फारसी में अनुवाद किया था। बदायूनी की बात करें तो इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये चिनक्लिज खां, ऑप्शन नंबर बी, चिनक्लिज खां को निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था मुगल बादशाह के द्वारा। चलिए दोस्तों देख प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? ये लागू किया था 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और इसका योजना किसने तैयार किया था? सर जॉन शोर ने। किसने? जॉन शोर ने तैयार किया था। वहीं बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर लागू था? तो अस्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्रों पर लागू था। वहीं बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का योजना किसने तैयार किया था? तो टॉमस मुनरो ने। किसने? टॉमस मुनरो ने। और ये कुल 51% क्षेत्रों पर लागू था। और ये किसान सीधे अपना टैक्स जमा करते थे। वहीं बात करें महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा बनाया गया था, जो 30% क्षेत्रों पर लागू था। कितने प्रतिशत? 30% क्षेत्रों पर लागू था। चलिए प्रश्न है, सार्वजनिक सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सार्वजनिक सभा या समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। वहीं आत्माराम पेंडुराम की बात करें तो इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। किसका? प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। चलिए आप लोग बताएं, शारदा सदन की स्थापना किसने किया? तो रामाबाई ने किया। किसने किया? रामाबाई ने किया। वहीं बात करें वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने? केशव चंद्र सेन ने किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। ये हुआ कब था? ये 1769 ईस्वी में हुआ था, और जिसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुआ था। वहीं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर युद्ध के समय ही हैदर अली मारा गया था, और उसके बाद कमान संभाल लिया था टीपू सुल्तान ने। वहीं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ, और अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच संधियां हुई थी। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में हुआ, और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हम लोग जानते हैं नवजीवन समाचार पत्र के संपादक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब किनके समाचार पत्र थे? महात्मा गांधी के। वहीं बात करें लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने अनहैप्पी इंडिया, स्टोरी ऑफ माई
डेपोर्टेशन, स्टोरी ऑफ माई डेपोर्टेशन, ये किनकी थी समाचार पत्र? तो लाला लाजपत राय की। वहीं बात करें मोतीलाल नेहरू, तो इनकी प्रमुख समाचार पत्र था इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इनकी प्रमुख समाचार पत्र थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, आर्टिफिशियल मनी है, क्या है? तो विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन नंबर सी, विशेष आहरण अधिकार कृत्रिम मुद्रा कहलाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो कौन नहीं शामिल होता है? तो ये शामिल निवेश नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए, निवेश को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। विनिवेश, विदेशी ऋण, आंतरिक बाजार उधारी को केंद्रीय बजट। प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? ये जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो जब भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है? निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आजादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? तो अब तक 3 बार, आज़ादी के बाद 3 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है। कब कब हुआ है? तो ये 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था धन की कमी के कारण। वहीं बात करें 1966, तो भारत पाक चीन युद्ध जो हुआ था उसके कारण 1966 में रुपये का अवमूल्यन हुआ था। और फिर 1991 में हुआ था, वित्तीय संकट के कारण रुपये का अवमूल्यन किया गया था। तो अब तक 3 बार हुआ था, 1949 में, 1966 में और 1991 में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग। विशेष आहरण अधिकार ये शामिल होते हैं, SDR शामिल होते हैं, IMF के पास रिजर्व कोष, जो रिजर्व कोष है वो शामिल होते हैं, स्वर्ण भंडार ये भी शामिल होते हैं, विदेशी परिसंपत्तियां ये भी शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या शामिल होते हैं? तो ये चारों शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत में ऊनी वर्ष की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऊनी वर्ष का पहला मिल कानपुर में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? कानपुर में, 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। चलिए आप लोग बात करते हैं सूती वर्ष। तो सूती वर्ष का सफल कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में खोला गया था। कहाँ? बम्बई में, कवास जी डावर के द्वारा। और मुंबई को सूती वर्ष की राजधानी कहा जाता है। वहीं अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को। अच्छा आप लोग बताएं सूती वस्त्र की सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में? तो सर्वाधिक कारखाने महाराष्ट्र और गुजरात में। किस राज्य में? महाराष्ट्र और गुजरात में। और कृषि के बाद सबसे अधिक मजदूर किस में लगते हैं? तो सूती वस्त्र यानी वस्त्र उद्योग में लगते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है देख लेते हैं। शक्तियों का कठोर पृथकीकरण ये नहीं है। दोहरी कार्यपालिका ये है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय शासन प्रणाली भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? देख लेते हैं। यह असीमित नहीं है, बिल्कुल सही है। यह स्थायी नहीं है,
ये भी सही है, ये वादयोग होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकार जो भारत में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। हम लोगों को अभी कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कुल 6 प्राप्त है। पहले 7 थे। छठा जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे जो है 1978 में संशोधन करके उसे कानूनी अधिकार दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 के को में रखा गया। अनुच्छेद 300 के को में रखा गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BDR यानी भीमराव अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित था? तो यह अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यारोपण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार पृष्ठालेख, ये 5 प्रकार का रीट जारी होता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सबका समान अधिकार। वहीं 15 कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल आदि के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा है। ग्राम पंचायतों की गठन का चर्चा है। देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है निम्न में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो हम लोग जानते हैं संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। जब दोनों सदन में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो, या एक सदन पारित कर दे दूसरा पारित ना करे, या जो है दूसरा सदन में 6 महीने से लंबित हो, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। वहीं अनुच्छेद 148 के तहत कैग किसकी नियुक्ति की जाती है? महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। वहीं बात करें अनुच्छेद 142, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई, जिसके तहत कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी। संचित निधि से धन निकालने के लिए उस विधेयक को, विनियोग विधेयक को संसद द्वारा पारित होना अनिवार्य है। संसद निधि पर भारित व्यय कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, ये संसद निधि से, संचित निधि से दिए जाते हैं। वहीं राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और पेंशन, ये वेतन भत्ते किससे दिए जाते हैं? संचित निधि से। और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पेंशन किससे दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। वहीं के वेतन किससे दिए जाते हैं? संचित निधि से। और ऋण जो भारत सरकार पर हो वो भी किससे चुकाए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसके अमूमन इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल से होते हैं। किसके होते हैं? विपक्षी दल से होते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं।
देखते। प्रश्न है निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं, विद्युत धारा। विद्युत धारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो अदिश राशि जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सारे क्या है? अदिश राशियां। वहीं सदिश राशि की बात करें, सदिश राशि तो चुंबकीय क्षेत्र, बलाघूर्ण, वेग, विस्थापन, ये सारे, त्वरण, ये सारे क्या है? सदिश राशियां हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब उसका वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और वस्तु का समान आकार का, यानी वास्तविक और समान आकार का, जैसा वस्तु होगा उस आकार का बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ अल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ी सी वह चुंबकीय हो जाते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ये क्या है? तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। वहीं बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में। तो प्रतिचुंबकीय के उदाहरण हो जाए जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। वहीं प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का कणिका मॉडल दिया था दकार्ते ने। किसने दिया था? दकार्ते ने। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? दकार्ते ने। वहीं तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। प्रकाश जो है में दोहरी प्रकृति पाई जाती है, कण और तरंग दोनों की प्रकृति पाई जाती है। और प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो इसने, रोमर ने। किसने नापा था? रोमर ने। न्यूटन ने दृश्य किरण की खोज किया। किसका खोज किया? दृश्य किरण की खोज किया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो कल भी हम लोग देखे हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वहीं बात करें डॉक्टर के द्वारा आंख का नाक की जांच हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। अब गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। और सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण आईना में प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो जर्मन सिल्वर हम लोग जानते हैं तांबा, जस्ता, निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल किसके के मिश्रण से क्या बनते हैं? जर्मन सिल्वर बनते हैं। वहीं बात करें, देख लेते हैं हम लोग गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल की बात करें कॉपर, जिंक और टीन। कॉपर, जिंक और टीन के मिश्रण से गन मेटल बनाए जाते हैं। वहीं बात करें डेल्टा मेटल की बात करें तो कॉपर, जिंक और आयरन, इससे क्या बनते हैं? डेल्टा मेटल। वहीं बात करें डच मेटल, तो डच मेटल कॉपर और जिंक इसके अवयव हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है। प्रकाश की उपस्थिति में जल से जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो कार्बनिक अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बनिक अम्ल बनते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो ये इकाइनोडर्मेटा संघ का, ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है स्टार फिश। वहीं मोलास्का की बात करें तो इसमें जिसके शरीर मुलायम होते हैं वो आते हैं, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोलास्का संघ के अंतर्गत। वहीं ऑर्थोपोडा की बात करें, ऑर्थोपोडा की बात करें तो झींगा मछली, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, ये सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें सिलेंट्रेटा संघ में क्या आते हैं? तो सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा मछली, ये किसके अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है क्वासिओकोर और मरेरमस, जिसे मरेरमस भी कहते हैं, रोग किसकी कमी से होते हैं? तो ये बच्चों में बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होते हैं। वहीं बात करें विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से हम लोग जानते हैं रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया बीमारी होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होते हैं? तो ये किसके उपापचय में सहायक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल। वहीं बात करें B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन होता है। और इसकी कमी से, B3 की कमी से पिलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पिलाग्रा रोग होता है। कौन सा? पिलाग्रा रोग होता है। और ये किसमें B3 किसमें पाए जाते हैं? तो ये मांस, आलू, टमाटर, हरे पत्ती वाले सब्जी में ये B3, विटामिन B3 पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है मस्तिष्क के कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? हाइपोथैलेमस। वहीं बात करें सेरिबेलम, तो यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। वहीं बात करें सेरिब्रम का, तो ये इसका मुख्य कार्य होता है स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, चिंतन, इच्छा शक्ति का नियंत्रण करना। वहीं बात करें मेडुला ऑब्टांगेटा, यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमाकुचन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्टांगेटा के द्वारा नियंत्रित। वहीं बात करें स्पाइनल कोड की बात करें तो यह रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है, जिसे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंडरी ब्रेन किसे कहते हैं? स्पाइनल कोड को कहते हैं। और इससे रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो स्पाइनल कोड के द्वारा नियंत्रित होता है। और इसी में जो है संवहन होता है, सिग्नल का संवहन होता है, सूचना का आदान प्रदान इसी स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी जो बढ़ने नहीं देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्बेसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? वृद्धि रोधक हार्मोन। वहीं ऑक्सिन की बात करें तो यह पौधे को ऊपर की ओर वृद्धि करता है, पौधे को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। इसी के कारण यह जो है पौधे के पार्श्व मोटाई को रोक देता है, यानी पौधे के पार्श्व मोटाई को रोक देता है। इसी कारण माली पेड़ के ऊपरी भाग को काट देता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। ये नहीं काटेगा तो पेड़ पूरा लंबा हो जाएगा और फैल नहीं पाएगा। वहीं बात करें जिब्रेलिन, तो यह जिब्रेलिन जो है अंकुरित करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? अंकुरित करता है, पौधे को अंकुरित करता है और वृद्धि नियंत्रित करता है। वृद्धि नियंत्रित कौन करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। वहीं साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन करता है। और फ्लोरीजेंस जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। चलिए दोस्तों
प्रश्न है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन की बात हो रही है तो ये आमाशय से होता है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि हम लोग जानते हैं भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। किससे? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, वहाँ पाचन नहीं होता है। अंतिम पाचन जो है छोटी आंत में होता है, भोजन का अंतिम रूप से पाचन, और यही सारा मटेरियल को अवशोषित कर लिया जाता है। चलिए प्रश्न है वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत में होता है। किस में होता है? क्षुद्रांत में होता है, क्षुद्रांत में होता है। ये था दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये 50 प्रश्न के अलावा जो हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ देखे हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो वाकई में आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।